ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच, आर्टिकल 131। कौन कौन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच? एक सेंटर हो गया, सेंटर वर्सेस स्टेट हो सकता है। दूसरा सेंटर वर्सेस ग्रुप ऑफ स्टेट, एक से ज्यादा स्टेट। थर्ड स्टेट वर्सेस स्टेट। चौथा ग्रुप ऑफ स्टेट वर्सेस ग्रुप ऑफ स्टेट। या ऐसा भी हो सकता है स्टेट वर्सेस ग्रुप ऑफ स्टेट। पांचवा कोई एक स्टेट वर्सेस ग्रुप ऑफ स्टेट। समझ में आया? या तो सेंटर स्टेट के बीच हो, या सेंटर या ढेर सारा स्टेट के बीच हो कोई भी डिस्प्यूट, या स्टेट वर्सेस स्टेट हो, या ग्रुप ऑफ स्टेट वर्सेस ग्रुप ऑफ स्टेट हो, दो गुट, या एक स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट। इसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच होगा, कोई भी अपने जुरिडिक्शन को पार करेगा, तो कौन से आर्टिकल का उल्लंघन होगा? आर्टिकल 131। समझ में आया? ठीक है। और इसमें कुछ, तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच में? सुप्रीम कोर्ट, सेंटर का बात है, स्टेट का बात है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन का, हर किसी चीज का ओरिजिनल जुरिडिक्शन का फर्स्ट कोर्ट नहीं है, इट इज अपीलेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? अपीलेट कोर्ट। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन के लिए गए, वहां पर मेरा काम नहीं बना, तो हम आगे बढ़ेंगे हाई कोर्ट और फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ढेर सारे रिट पिटीशन हैं, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 226 क्या है? रिट पिटीशन। रिट पिटीशन क्या है? ठीक है, तो हम जुरिडिक्शन के लिए जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिडिक्शन, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो कोई ऐसा केस है जैसे रिट पिटीशन हो गया, इसके लिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन का कोर्ट, पहला कोर्ट कौन है? हाई कोर्ट एंड अपेक्स सुप्रीम कोर्ट। इस तरह का डिस्प्यूट होता है, आर्टिकल 131 का उल्लंघन होता है, तो सबसे बेस कोर्ट कौन सा है जिसमें हम याचिका डाल सकते हैं? हम नहीं, सेंटर या स्टेट डाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स सुप्रीम कोर्ट ही। यानी हम समझिए कि आर्टिकल 131 का अगर उल्लंघन होता है तो हमको कहां जाना है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्टरी। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। समझ में आया? ठीक है। सेकेंड, डिस्क्रिटरी पावर, डिस्क्रिटरी एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? आर्टिकल 131 का उल्लंघन होता है तो एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहां एक्सक्लूसिव पावर, समझ में आया? ठीक है, लिखना है लिख लीजिए। हो गया? ये पढ़ा दिए थे कल, ये हो गया था, ये हो गया था। पढ़िए, ग्लिम्पसेस ऑफ लूका, द लाइफ फॉर्म फ्रॉम विच ऑल अदर लाइफ डिसेंडेड। व्हाट इज लूका? पढ़े थे क्या ये? इसी कारण बोलते हैं कि आर्टिकल पढ़ के आया कीजिए, कम से कम ये तो पता चलेगा। दिस इज लास्ट यूनिवर्सल कॉमन
एंसिस्टर मतलब आगे जितना लाइफ फॉर्म्स आ रहा है हम्म तो उसका एक सबसे लास्ट जो एक कॉमन एंसेस्टर जिससे सब लिखे हाँ एंसेस्टर मतलब ठीक है, मतलब एवोल्यूशन होता गया तो हम सबसे फर्स्ट को नहीं देख रहे हैं, उस एवोल्यूशन फेज का जो सबसे लास्ट आया, जो सबसे मॉडिफाइड वर्जन हो, वहां से जो लाइफ का उत्पत्ति होना शुरू हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि कोई भी ये हुआ, बनना शुरू हुआ तो तीन चीजों से, एक तो बैक्टीरिया या अर्काइड या यूकेरिया, ठीक है ना, ये दोनों को हम सिंगल सेल बोल सकते हैं, ये लोग सिंगल सेल से हुआ, तो इसमें पूरा ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हम बायोलॉजी वगैरह में आता है तो हम डाल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे लूका हो गया, बैक्टीरिया से क्या, थर्मोटोग्लेस, फ्लेवोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। जब आपकी पढ़ाई हो जाएगी बायोलॉजी में तो और समझ में आएगा, हमको बस इतना समझना है कि द बेस ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, जितने ऑर्गेनिज्म निकले जितने भी ये हैं उसका बेस कौन है, लूका कितने टाइप का, 3 टाइप का, तो हम समझ सकते हैं कि एक कोई मदर ब्रांच होगा लूका, वहां से 3 अदर ब्रांचेस निकले, वो उसी ब्रांच से जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी स्पीसीज हैं वो कहीं ना कहीं इनसे ही निकले हैं। जैसे एनिमल वगैरह हम लोग देख लेते हैं तो यूकेरिया का हम लोग है, एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गया, फंजाई हो गया, है ना, ठीक है, समझ में आया। इसी के बारे में आर्टिकल था, ये आर्टिकल अगर आप लोग पढ़ते थोड़ा और समझ में आता, ठीक है। एबीओ क्लासिफिकेशन, एबीओ क्लासिफिकेशन क्या है, ब्लड ग्रुप को लेकर है। लूका माना जाता है कि 4.2 बिलियन ईयर अगो शुरू हुआ था, 4.2 बिलियन ईयर अगो, और क्या शुरू हुआ था, 4.2 बिलियन ईयर अगो बताए थे। अर्थ का एवोल्यूशन कहां से शुरू हुआ था, 4.2 बिलियन ईयर अगो, समझ में आया। तो यानी हम मानते हैं लूका कहां से शुरू हुआ, जहां से अर्थ का एवोल्यूशन शुरू हुआ वहीं से कहीं ना कहीं लूका भी शुरू होता है। एबीओ क्लासिफिकेशन ये किसके लिए, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी और ओ सुने हैं, तो इसी को बोलते हैं एबीओ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्यों होता है, जैसे कि अलग अलग ये हैं ह्यूमन बीइंग हैं तो सबका ब्लड ग्रुप अलग होता है। अगर ब्लड, इसका क्लासिफिकेशन इस कारण जरूरी है कि मान लीजिए कहीं ट्रांसमिशन हो रहा है, ब्लड ट्रांसमिशन, ब्लड चढ़ाया जा रहा है, तो उसका एक क्लासिफिकेशन हो कि इसमें कौन सा चढ़ाना है, ठीक है, इन जनरल। बाकी आगे क्या है पढ़ाते हैं। ये हो गया एबीओ क्लासिफिकेशन, ठीक ना। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के, 4, कौन कौन, ठीक है ना। तो जैसे आरबीसी हो गया आपका, आरबीसी हो गया, आरबीसी के ऊपर अगर एंटीजन लगा हुआ हो, एंटीजन क्या होता है, क्या होता है एंटीजन, जैसे हाँ वो जैसे लगा हुआ है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, आपको कहीं ना कहीं आपके आरबीसी के टूटने से बचाता है, किसी भी डिसइंफेक्शन से बताता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन। तो जैसे इसका थ्योरी कौन दिए थे, कार्ल लैंडस्टीन। एबीओ क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, ठीक है ना। तो जैसे एंटीजन पाया जाता है, तो इसमें किस टाइप का एंटीजन पाया जाता है, ए टाइप का, इसको क्लासिफाई किया गया कि ए एंटीजन पाया जाता है किसमें, आरबीसी में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए, जिसमें आरबीसी हो, ऊपर से एंटीजन पाया जा रहा हो ए टाइप का, उसको क्या बोलेंगे, ए ग्रुप ऑफ ब्लड ग्रुप। बी टाइप का पाया गया,
जैसे ये बी है आरबीसी, इसके ऊपर जो एंटीजन पाया जा रहा है वो कौन सा एंटीजन है, बी टाइप का, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप ऑफ बी। ठीक ना। एक ऐसा आरबीसी जिसमें ए टाइप का भी एंटीजन हो, बी टाइप का भी एंटीजन हो, इसको क्या बोलेंगे, ए बी। और एक ऐसा आरबीसी हो जिसमें कोई एंटीजन पाया नहीं जाता हो, इसको क्या बोलेंगे, ओ। अब क्या है ना कि जो एंटीजन पाया जाता है ना उसमें कुछ कुछ एंटीबॉडी भी पाया जाता है। एंटीबॉडी मतलब वो एंटीजन उस एंटीबॉडी से मिल नहीं पाएगा, बॉन्ड नहीं बना पाएगा, कनेक्शन नहीं बना पाएगा। ठीक ना। तो जैसे ए टाइप का ग्रुप है, इसमें एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, बी। ठीक है। ए टाइप का अगर ग्रुप है, ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी। ग्रुप ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए। ग्रुप ए बी है तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ठीक है। और ग्रुप ओ है तो उसमें एंटीबॉडी ए भी और बी भी। समझ में आया। ओ ग्रुप में एंटीजन नहीं। समझ में आया। ये मेन क्लासिफिकेशन है, इसको एक बार लिख लीजिए। एंटीबॉडी क्या होता है, प्लाज्मा। एंटीबॉडी प्लाज्मा, जैसे सुनते हैं ना कि ब्लड डोनेट किया या प्लाज्मा डोनेट किया। प्लाज्मा डोनेट करने से क्या होता है, एंटीबॉडी का मतलब किसी भी बीमारी से आपकी रक्षा के लिए क्या होता है, एंटीबॉडी। तो जैसे आपका ब्लड है, ब्लड में एंटीजन तो पाया जा रहा है लेकिन एंटीबॉडी खत्म, तो क्या हो गया कि आपके यहाँ आपका जो इम्यून सिस्टम वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। तब हम सुनते हैं कि प्लाज्मा डोनेट किया, तो इससे नए आरबीसी भी बनेंगे और प्लस में आपकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगी। ठीक है ना। तो एंटीबॉडी को प्लाज्मा भी कहते हैं, लिख लीजिए। ए बी ओ ये सुने हैं, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, वो क्या है, आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर। ये क्या होता है, जैसे हम लोग के एंसेस्टर है मंकी, उसमें एक रहेसिस मंकी पाया जाता है जिसका ब्लड टाइप कहीं ना कहीं अपने टाइप का होता है। तो जिसका ब्लड टाइप उस रहेसिस मंकी से मिलता है, जिसका ब्लड टाइप उस रहेसिस मंकी से मिलता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव आर एच फैक्टर्ड। ठीक है। और जिसका नहीं मिलता है उसको निगेटिव। ओ पॉजिटिव यानी उसका जो ब्लड ग्रुप है उसका कंपोनेंट रहेसिस मंकी से सिमिलर है, मिलता है। ठीक है। समझ में आया। अब ब्लड कैसे चढ़ाया जाता है, ग्रुप ए का कोई मरीज है, ठीक है ना, ग्रुप ए का कोई मरीज है, उसको ब्लड चाहिए, कौन कौन ब्लड चढ़ सकता है, ए ओ बी क्यों नहीं, ठीक है। जैसे ए है इसका एंटीबॉडी बी है तो बी नहीं चढ़ सकता है। ठीक है। इसमें एंटीबॉडी नहीं है, अगर हम चाहते हैं तो ज्यादा फायदा करेगा नहीं। ओ ठीक है ना, ओ में एंटीबॉडी ए है प्रेजेंट, ए अभी कोई भी ए है तो चढ़ सकता है। ठीक है। आते हैं बी में, बी तो बी में क्या है एंटीबॉडी ए, तो ए ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ सकता है। ए चढ़ाएंगे ज्यादा बेनिफिट है नहीं, ये रेयर भी है, बहुत रेयर है, मिलता भी नहीं है। ठीक है ना। ओ चढ़ सकता है। ठीक है। थर्ड आते हैं ओ में, ओ में ए चढ़ सकता है, बी चढ़ सकता है नहीं। इसी कारण ए बी में देखिए कोई ये नहीं है, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, यानी कोई भी ब्लड
चढ़ सकता है। ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, यानी ए भी चढ़ सकता है, बी भी चढ़ सकता है, ओ भी चढ़ सकता है, आरएच फैक्टर कुछ भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, चढ़ सकता है। इस कारण ए बी ब्लड को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, कहीं से भी ब्लड ले सकता है। ओ ग्रुप क्या हो गया? डोनर। समझ में आया? अब ओ में प्लस माइनस, कौन है यूनिवर्सल डोनर? प्लस या माइनस? माइनस, माइनस है। यूनिवर्सल डोनर दोनों है, लेकिन मोर सिग्निफिकेंट माइनस। क्यों? आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं रहेगा, किसी भी चढ़ाया जा सकता है, और अगर पॉजिटिव है तो आरएच फैक्टर पॉजिटिव वाला ही चढ़ाया जा सकता है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? क्या हुआ? हट जाए क्या? ये पूरा डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं, वो नेट पे मिल जाएगा, नेट से बना लीजिएगा। नेक्स्ट, पढ़िए। ठीक है, क्या है? राइट टू प्ले, आर्टिकल। सीख गए आप लोग। क्या है? राइट टू प्ले, आर्टिकल। आर्टिकल 21 में सब क्यों है? ETC, ठीक है, ETC। 19 में जैसे बोला जाता है कि कोई भी छूट दिया जा रहा है मीडिया वालों को, उसमें ETC लगा हुआ है। जब अंबेडकर साहब बैठे होंगे तब तो व्हाट्सएप नहीं होगा, तब तो फेसबुक नहीं होगा, वो ETC लिख दिए, यानी व्हाट्सएप आया जुट गया उसी में, फेसबुक आया जुट गया उसी में। वैसे ही आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? ETC, मतलब लाइफ से जो भी रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी तो जुटता जाएगा, जुटता जाएगा। ढेर सारा आर्टिकल हम लोग ढेर सारा चीज देखे, कंपोनेंट्स जो आर्टिकल 21 में खुद ब खुद जुटा गया। राइट टू प्ले, आर्टिकल 21। तो क्या बोला जा रहा है इस आर्टिकल में? जो हीट वेव अभी जितने ये चल रहे हैं, हीट वेव्स चल रहे थे अभी गर्मी में, इतना धूप हो जा रहा है। हम लोग जब बचपन में थे तो धूप में भी खेल लिया करते थे, आजकल के बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं। कारण क्योंकि इतना गर्मी पड़ रहा है कि 2 मिनट 4 मिनट भी रहना बहुत मुश्किल है। दूसरा, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अर्बन हीट आइलैंड। उस टाइप का अर्बन हीट आइलैंड बन रहा है शहरों में, गांव में फिर भी कम है, लेकिन भी वहां पे इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। गर्मियां की छुट्टी तो हो रही हैं, लेकिन बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। शाम 6 बजे तक अगर गर्मी रहेगा तो वो कब खेलने जाएगा? ठीक है, और खेलना, खेलना बच्चों का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, यूएन क्या बोलता है ना? यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज करता है कि प्ले जो है ना वो चिल्ड्रन का राइट है। यूएन, यूनाइटेड नेशन, आप लोग का नहीं, बच्चों का, ठीक ना। यूएन क्या बोलता है? रिकॉग्नाइज करता है प्ले एज द बेसिक राइट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चे जो हैं उनका बेसिक राइट है खेलना। कौन बोलता है? यूएन। ठीक है, एक और लिख लीजिए, यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या बोलता है? क्लाइमेट चेंज इज थ्रेटनिंग द राइट टू प्ले चिल्ड्रन। ठीक है, यूनिसेफ क्या बोलता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के खेलने के अधिकार को छीन रहा है। ठीक है, समझ में आया?
तो क्लाइमेट चेंज में आप एक और चीज जोड़ सकते हैं, राइट टू प्ले। क्लाइमेट चेंज होने से बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। खेलना बहुत जरूरी है। खेलने से मेंटल फिजिकल हेल्थ, और बच्चे जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, अगर वो बचपन से ही मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, सोशली स्ट्रांग रहेंगे, फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, तो आगे बहुत स्मूथ उनका लाइफ चलता है, और वो बहुत बेसिक एज होता है, ठीक है ना। इस कारण सरकार भी बहुत सारे स्कीम चलाती हैं जिसके थ्रू इनका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, द प्रॉब्लम विथ बिलियनियर कंजम्पशन, अंबानी की शादी। ठीक है, तो क्या आप लोग सीखे अंबानी की शादी से? कैसा होना चाहिए? कहीं ना कहीं अनइक्वलिटी लगा, कहीं ना कहीं इनकी शादी जितनी हुई तो लोगों के बीच एक अनइक्वलिटी टाइप का आया कि शादी हो तो ऐसा हो, इस टाइप की होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो ये बिलियनियर कंजम्पशन क्या है? व्हाट इज दिस बिलियनियर कंजम्पशन? ठीक है ना, तो इस पे आज थोड़ी हम बात करेंगे। राइट टू प्रॉफिट, राइट टू प्रॉफिट, आर्टिकल 21। सेकेंड, सलमान खान का एक स्टेटमेंट था कि हम कमाते हैं, ठीक है, हम टैक्स भी भरते हैं, हम कमाते हैं, हम टैक्स भी भरते हैं, उसके बाद हम अपने पैसे का जो भी करें, ठीक है, कमाए, टैक्स भरे, पैसे का जो भी करें, किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं इस तरह का राइट टू प्रॉफिट तो है आपका, ठीक है, प्रॉफिट कमाइए, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक इनइक्वालिटी फैलती है। ठीक है, कहीं ना कहीं समाज में एक इनइक्वालिटी फैलती है, तो हम समाज में अलग अलग टाइप से देखेंगे। ठीक ना, जैसे कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ठीक ना, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट किसको बोलते हैं? जैसे कैपिटलिस्ट हो गए, कैपिटलिस्ट, ठीक ना, इनको सोशल इन्वेस्टमेंट से उतना मतलब होता नहीं, ठीक है, किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मास का, उनका नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा ऊपर नीचे जाए कोई मतलब नहीं। ठीक है, थर्ड क्या है? सोशल वेलफेयर हो ना हो कोई बात नहीं, अपना वेलफेयर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट। जैसे मुकेश अंबानी फॉर एग्जांपल, ठीक है, और एक टाटा हो गया, तो टाटा के बारे में आप सुनिएगा तो सुनिएगा ज्यादातर सोशल काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर, लेकिन कैपिटलिस्ट जितने लोग हैं, इलोन मस्क के होने से क्या बेनिफिट है, मुकेश अंबानी जैसे लोग होने से क्या बेनिफिट है? हाँ, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो पूरा सोसाइटी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है। ठीक है, सेकेंड बात पे आइए, कंस्पिशियस कंजम्पशन। देखिए, कंस्पिशियस कंजम्पशन क्या होता है? एक टर्म है कंस्पिशियस कंजम्पशन। ठीक है, आपके पास पैसा आया, क्या आया? पैसा। पैसा को फिर आप क्या कीजिएगा? सोशल इन्फ्लुएंस। आपके पास एक आईफोन आया, आईफोन आने के बाद मिरर सेल्फी जरूरी है, दिखाया फेसबुक में, व्हाट्सएप में, है ना। उस मिरर सेल्फी से क्या हुआ? एक स्टेटस आया, ठीक है, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आप और एक्वायर किए वेल्थ, ठीक है, और उस वेल्थ को एक्वायर करने के लिए वैलिडेशन भी चाहिए। वैलिडेशन का मतलब दिखावा। वेल्थ आया, सोशल इन्फ्लुएंस्ड हुए, स्टेटस आया, एक्वायर किए, वैलिडेशन। ये सिर्फ राइट टू प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है जैसे कोई अधिकारी बना, आजकल अधिकारी क्यों बनना चाहता है?
अगर अधिकारी का हो जाए कि फेसबुक व्हाट्सएप आपको नहीं चलाना है तो ढेर सारे लोग फॉर्म नहीं भरे। आप लोग क्या देखते हैं कि आईएएस आईपीएस हैं, कहीं गए एकदम हीरोइज्म वाला भावना, कहीं ना कहीं दिखता है हीरोइज्म वाला भावना, एकदम गया पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है, रियलिटी बहुत डिफरेंट है। वेल्थ आया, वेल्थ से हम लोग सोशली इन्फ्लुएंस्ड हुए, एनीथिंग उनके लाइफ में क्या चल रहा है हम नहीं जानते हैं। एक स्टेटस आया, स्टेटस को और एक्वायर हम करना चाहें, और वैलिडेशन क्या हुआ, ऐसे लोगों को बुलाएं जिससे वैलिड हो कि नहीं ये आदमी अमीर है, ये आदमी के पास सोशल स्टेटस है। ये अपने समाज में भी होता है, ओनली वेल्थ को लेके नहीं, दूसरे चीजों को लेके भी। ठीक है, समझ में आया? इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? बिलियनियर कंजम्पशन हो गया कि कोई भी प्राइवेट कंजम्पशन कर रहा है उसके लिए फ्रीडम है उसको। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। ठीक ना, एक कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, कार्ल मार्क्स को सब कोई जानते हैं? कार्ल मार्क्स नहीं जानते हैं? सोशलिस्ट पर्सन है। कार्ल मार्क्स कहते हैं ना कि अगर 100 रुपया मार्केट में है तो अभी क्या है कि 90 रुपया एक आदमी के पास, 10 रुपया एक आदमी के पास, नहीं सबको 10-10 रुपया दो। 10 लोग हैं, 100 रुपया है, तो कोई अमीर कोई गरीब, किसी पास 90 किसी पास 10, ये नहीं होना चाहिए, सबको 10-10 रुपया दो। सोशलिस्ट विचार के हैं। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग और पढ़िएगा, सोशियोलॉजी अगर ऑप्शनल रहेगा तो बहुत सारा पढ़िएगा, नहीं तो बीच बीच में आते रहेंगे। ठीक है ना, तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, जिस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। क्या? थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। इसका मतलब है कि 100 रुपया अगर है मार्केट में, ठीक है, एक हो गया रिच, एक हो गया पुअर, रिच और पुअर, रिच के बाद 90 रुपीज है, पुअर के पास 10 रुपीज है। ठीक है, मार्जिन कितने का है? 80 रुपीज। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो मार्जिन है ना, ये कहीं ना कहीं पुअर के ही जेब से आया है, पुअर के ही जेब से आया है। फॉर एग्जाम्पल जियो का रिचार्ज। ठीक है, पहली बात हम देखिए किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, जियो का रिचार्ज कंपटीशन एक्ट 2002 वायलेट करता है, वायलेट करता है। मार्केट में 10 रुपए का ले जा रहा था, एकाएक 2 रुपए का आने लगे उसी कंपनी का, तो लोग उसके तरफ भागेंगे। ये मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन को खराब करता है। कहीं ना कहीं ये आने से, जियो आने से हमारे बहुत सारे बेनिफिट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन एक्ट को वो वायलेट किया। आज हमारे पास इतना बड़ा नेशन है, क्या हमारे पास कोई सरकारी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है? आज आपके पास क्या ऑप्शन है? कंपटीशन एक्ट हमारे पास है, कंपटीशन होना चाहिए, जियो एयरटेल, थर्ड कोई सिम? बीएसएनएल का इतना खराब सर्विस है कि लोग नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तो फेल्यूर है, गवर्नमेंट का फेल्यूर है, पता नहीं किस चीज का, कहीं सिस्टम में क्या बुराई है। हम किसी के फेवर में नहीं है, ना हम किसी के अगेंस्ट में है, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी कंट्रीज फिर भी जियो एयरटेल। अभी चुनाव हुआ, ठीक है, लोग बहुत कटाक्ष करते हैं कि बीजेपी ये बीजेपी वो, कांग्रेस ये कांग्रेस वो, लेकिन इतनी बड़ी कंट्री फिर भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, मोदी जी या राहुल जी, बस थर्ड कोई नहीं है पीएम कैंडिडेट। इतनी बड़ी जनसंख्या, सोचने वाली बात है। तो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या कहता है कि जो 80 रुपया का मार्जिन है एक रिच और एक पुअर के बीच में, तो वो 80 रुपया का मार्जिन क्यों क्रिएट हुआ? कहीं ना कहीं पुअर के यहां से एक्सप्लॉइट किया गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इतनी बड़ा मार्केट है, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रहा है। हम लोग टैक्स, जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो रिच के झोली में जा रहा है। ठीक है, और कोई थ्योरी? एक केनेसियन इकोनॉमिक्स पढ़े हैं आप लोग? सुने हैं?
केनेशियन इकोनॉमी। केनेशियन इकोनॉमी कहता है ना कि अगर डिमांड बढ़ता है, अगर डिमांड बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगता है। अगर डिमांड बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगता है। बिलियनियर कंजम्पशन, अंबानी की शादी, ठीक है। जितने सारे चीज आए, कोई भी प्रोडक्ट, क्या वो इंडिजीनियस प्रोडक्ट था? नहीं, फॉरेन से मंगाया गया। घड़ी फॉरेन का, डोली फॉरेन का, एनीथिंग, सजावट का चीज फॉरेन का, कार फॉरेन का, ठीक है। तो पैसा कहां जा रहा है? ड्रेन होके फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज 5,000 करोड़, ठीक, का मेजर पार्ट कहां चला गया? फॉरेन कंट्री। अगर वो पैसा, ठीक है, आप खर्च कीजिए, अगर अमीर के जेब से पैसा निकलेगा तो वो इकोनॉमी में सहायता करेगा। अमीर के जेब से पैसा निकलेगा तो इकोनॉमी में सहायता करेगा, लेकिन वो पैसा होना चाहिए अपने देश में, तब ना इंडिया का ग्रोथ होगा, ठीक है। बॉलीवुड फिल्म्स बन रही है फॉरेन में, अपने को क्या बेनिफिट? समझ में आया? अमीरों की शादी हो रही है फॉरेन में, अपने को क्या बेनिफिट? इंडिया को क्या बेनिफिट? अगर मुकेश अंबानी इंडस्ट्रियलिस्ट है यहां इंडिया का, तो ये पैसा इंडिया में आना चाहिए था, ठीक है। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट बिलियनियर कंजम्पशन। ये हम नहीं बोल रहे, ये हिंदू का आर्टिकल बोलता है, ठीक है। ये हम, मेरा अपना विचार नहीं, हिंदू का आर्टिकल पढ़िएगा, सेम टू सेम यही चीज लिखा हुआ। ठीक है। सेकेंड और सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ? डिस्प्ले ऑफ इनइक्वालिटी हो गया। लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, हम अपने आप को देखते थे, ठीक है, किसी का 1 लाख की शादी हो रही है, 2 लाख की शादी, 50 लाख की शादी, 1 करोड़ की शादी, इतना बड़ा इनइक्वालिटी आज तक हम लोग ने देखा नहीं था। तो इनइक्वालिटी फेस हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है। और कुछ एक चीज और, जितना कैपिटलिस्ट लोग जो होता है ना, वो लोग खर्च करता है तो कहीं ना कहीं एक मोटिव होता है आगे का, ठीक है ना, कहीं ना कहीं वो बिजनेस से ही रिलेटेड होता है। तो जितने गेस्ट्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं इनके प्रोमोटर थे, कहीं ना कहीं इनके ब्रांड एम्बेसडर थे। तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी इसको कहा जा सकता है। जैसे स्टारसिन करके एक प्रोडक्ट है, ठीक है, रिहाना आई थी डांस करने के लिए, है ना। स्टारसिन नाम का प्रोडक्ट है जो फॉरेन गुड्स है इनका, तो बाहर की ब्रांड है, आने से उसका शेयर बढ़ गया, ठीक है। कोई भी गेस्ट, तो एक मार्केट स्ट्रेटजी हो जाएगा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड है, ओपोजिशन के लोग जा रहे हैं, जो पार्टी में है वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज लगता है कि देखो कैपिटलिस्ट की शादी है, तो अपना कंट्री भी कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट ड्रिवन होते जा रहा है, ठीक है। तो 3 चीज पता चला, इथिक्स में हम लोग लिख सकते हैं, और बाकी कोई कटाक्ष नहीं, किसी के बारे में हम कुछ नहीं सोचते हैं, बिल्कुल बैलेंस, ठीक ना, ठीक है। समझ में आया? ये हम नहीं कर रहे, ये आर्टिकल कह रहा है क्या खर्च हुआ, क्या हुआ, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। न्यूरो राइट्स, न्यूरो राइट्स क्या है? सर अरुण सर एक आप लोग को ये भेजे थे, ईईजी, अरुण सर एक आर्टिकल भेजे थे ग्रुप में, ईईजी, जो माथे में ढेर सारा लगा हुआ था, वो क्या था? वो सिग्नल्स भेजता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिससे पता चलता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। उसका 100 साल पूरा हुआ, उसी पे न्यूज आया न्यूरो राइट्स को लेके, ठीक है ना। उस दिन वो आर्टिकल हम नहीं अटैच किए थे, क्योंकि पता था कि वो आर्टिकल में कुछ था नहीं लिखा हुआ। उसके अगले दिन जो आर्टिकल आया ना, इसमें ढेर सारी बातें हैं जो हम उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 में आज क्या पढ़े? राइट टू और राइट टू प्रॉफिट, राइट टू प्रिवेसी। आर्टिकल तेज हो गया आप लोग,
आर्टिकल 21, राइट टू प्रिवेसी। प्रिवेसी इज ए मिथ। अगर आप सोचते हैं कि आप प्राइवेट में कुछ भी कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मिथ है। आप फोन चला रहे हैं, ठीक ना, आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा फोन पे तो लॉक लगा हुआ है, प्रिवेसी है, बहुत बड़ा मिथ है। आपका हर एक्टिविटी कहीं ना कहीं पता चल रहा है, आपका हर एक डाटा किसी न किसी के पास स्टोर हो रहा है। जो आप फोन यूज कर रहे हैं, जो गूगल यूज कर रहे हैं, जो ऐप यूज कर रहे हैं, आप सोचते हैं जूता के बारे में जूता का प्रचार दिखाने लगता है, आप सोचते हैं ड्रेस के बारे में ड्रेस का प्रचार दिखाने लगता है। क्यों, कैसे? आप मेरे बीच बैठ के बात कीजिए ना कि सर एक जूता लेना था, 5 मिनट बाद कीजिए, फोन ऑन रहेगा, खोलिए फ्लिपकार्ट अमेजन में जूता का प्रचार आ गया। कैसे? कहीं ना कहीं प्रिवेसी तो जा रहा है ना, ठीक है। तो इसमें न्यूरो राइट यही बोला, इलोन मस्क की एक कंपनी है न्यूरोलिंक, नेक्स्ट जनरेशन ये कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तैयार कर रहा है। मतलब कि आपके दिमाग में ही एक चिप लगा दिया जाए। जैसे अभी हम कुछ सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग सोचे, नाइजीरिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, दिमाग में आया, नहीं पता, फोन देखेंगे, फोन उठाएंगे, लैपटॉप उठाएंगे, कुछ भी गूगल सर्च करेंगे, आ गया, समझ गए, आ गया, दिमाग में गया। वो क्या कर रहे हैं कि एक इंटरफेस ऐसा बनाया जाए कि ब्रेन में ही आपका कंप्यूटर फिक्स हो, कोई ऐसा चिप हो। हमने सोचा नाइजीरिया का प्राइम मिनिस्टर खुद ब खुद वो एक्सेस हुआ ब्रेन से और वो लिंक किया किसी न किसी डिवाइस को। जैसे हम फोन लिंक कर रहे हैं, एक डिवाइस को लिंक किया, हमको पता चला, दिमाग में आया, वो क्या दिमाग से ही हो और पता चल जाए, ठीक है। इस बात पे तो बेनिफिट है कि हम सोचे तो हमको एक टूल का जरूरत नहीं पड़ रहा है, मोबाइल का जरूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन दूसरे तरीका से सोचिए, आप कुछ पर्सनल चीज सोच रहे हैं, कुछ इमोशनल चीज सोच रहे हैं, अपने घर के बारे में, अपने बैंक अकाउंट के बारे में, एनीथिंग, वो प्राइवेसी भी तो कहीं जा रही है। जब ब्रेन से किसी जुड़ा हुआ इंटरफेस हो तो वो तो बेनिफिट है, लेकिन निगेटिव भी है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट वॉचेज आपके हेल्थ के बारे में बता रहा है ना, कि क्या हेल्थ चल रहा है। कल के डेट में तो आपको बेचा जा सकता है मेंटल हेल्थ को लेके किसी भी टाइप का कोर्स, 500, 1000, 2000 का कोर्स लो, 10 दिन कोर्स करो, मेंटल हेल्थ सही हो जाएगा, 10 दिन का कोर्स करो, फिजिकल हेल्थ सही हो जाएगा। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब एआई आने से एक तो बहुत अच्छा इसका उपयोग हो रहा है, या तो बहुत खराब भी हो सकता है। न्यूरोलिंक आने से बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत खराब भी हो सकता है, ठीक है। बस ये क्या है? वॉइसेस कंसर्न ओवर राइज इन प्रीसियस मेटल इंपोर्ट अंडर यूएईएफटीए। सेपा पढ़ाए थे आप लोग को? सेपा क्या है? कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, रिलेशनशिप का 3rd स्टेज, ठीक है, समझ में आया। एक चीज आप याद रखिए कि यूएई का जो इंपोर्ट वगैरह होता है ना, वो ज्यादातर सिल्वर वगैरह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुलियन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? बुलियन एक्सचेंज। तो बुलियन एक्सचेंज आएगा तो समझ में आएगा क्या एक्सचेंज हो रहा है, क्या सिल्वर वगैरह, कहां से? यूएई। बस कर्नाटका बिल, ठीक है। बोला जा रहा है 50% कोटा, किसके लिए? लोकल के लिए। तो 50% कोटा ये है मैनेजरियल के लिए, और जो नीचे है उसके लिए 75% कोटा की बात की जा रही है, ठीक है। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन होने से क्या बेनिफिट है, क्या खराबी है, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक तरफ लिखते हैं प्रोज, एक तरफ लिखते हैं कॉन्स। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आया, पता चला? कर्नाटका, कर्नाटका गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एनीथिंग। पहले तो गवर्नमेंट में ही था, अब प्राइवेट में भी लाने के लिए बात चल रही है, ठीक ना। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कि गांव घर के लोग ही उसमें लगे रहे, ठीक ना। प्रोस, पहले हम बात करते हैं आर्टिकल का, पहले बात करते हैं
जो आप लोग का फेवरेट है, ठीक है ना। तो आर्टिकल किसको ये प्रमोट करता है? लोकल रिप्रेजेंटेशन। आर्टिकल 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 कौन कौन? 14 और 16 और 15 और 19। समझ में आया? आर्टिकल 16 किस चीज का बात करता है? ठीक है, अंदर पढ़िएगा, बस इतना नहीं पढ़ना। आर्टिकल 16 बस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें डोमिसाइल बेसिस जॉब भी दिया जा सकता है। आता है कोई कोई नौकरी, कोई कोई ये आता है फॉर्म जिसमें आप झारखंड के हैं तो फायदा मिलेगा 60-40। समझ में आता है? तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर इक्वल सपोर्ट दिया जाए तो ये 60-40 क्या है? डोमिसाइल बेसिस पे कुछ तो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे कि आप कोई फॉर्म भरे तो पता चला झारखंड के लिए 80% सीट है रिजर्व, 20% आउटसाइडर। आप तो इस पे झंडा ले सकते हैं कि इक्वालिटी कहां गया, हम बिहार से, हम यूपी से हैं तो इक्वालिटी कहां गया? नहीं। आर्टिकल 16 कहीं ना कहीं डोमिसाइल का बात करता है कि आप उस डोमिसाइल के हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आर्टिकल 16 बात करता है एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी की भी बात करता है। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी हैं तो आपको भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्यों? क्योंकि झारखंड की नौकरी है तो झारखंड के लोगों को अपलिफ्ट किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इंटर करें। झारखंड की नौकरी है तो जो वल्नरेबल क्लास हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो एसटी हैं, जो एससी हैं, उनको अपलिफ्ट किया जा रहा है। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? ये बात करता है इक्वालिटी का कि इक्विटी का? इक्वालिटी की इक्विटी। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ लिखा हुआ है, होता इक्विटी है। ठीक है, लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ प्रोसेस ऑफ लॉ है, लेकिन होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लिखा हुआ इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन होता क्या है? इक्विटी। ठीक है, जैसे आप लोग 3-4 लोग खड़े हैं, ठीक है, यहां पर एक कुछ लगा हुआ है, एक कोई छोटे हाइट के हैं, कोई लंबे हाइट के हैं, तो लंबा हाइट को अगर ऊपर खड़ा कर दिया जाए, देखना हमको सीधा है, नहीं दिख रहा है, सर दिख ही नहीं रहा है, हमको नीचे कीजिए, नहीं 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 तुमको ऊपर ही रहना है। और जो छोटे हाइट का उसको नीचे कर दिया जाए, तो छोटा बच्चा देखना चाहता है तो हम लोग कुर्सी लगा देते हैं उसके लिए, है ना। एक मिडिल है तो वो ठीक से देख पा रहा है, जो बहुत लंबा है उसको थोड़ा नीचे कर रहे हैं, तो हम क्या करें, एक फ्रेम में सबको ला रहे हैं ताकि सब लोग आगे देख सके। इसको बोलते हैं इक्विटी। मतलब वुमेन को, मतलब एसटी को, मतलब एससी को, मतलब वल्नरेबल क्लास, माइनॉरिटी, फिजिकल हैंडीकैप, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, सबको रिजर्वेशन देके, कुछ बेनिफिट देके। डोमिसाइल ये सब क्या है? एक टूल है जो इक्वालिटी को इक्विटी में चेंज कर रहा है। इक्वालिटी मतलब हो गया कि एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है, 20 रुपया 10-10 बांट दिए, पता चला कि अमीर आदमी को 10 रुपया का कुछ नहीं हो सकता, गरीब आदमी के लिए 10 रुपया में भी कुछ नहीं हो सकता, उसको चाहिए 15, उसको चाहिए 18, है ना। तो 18 रुपया दे दिए गरीब को, 2 रुपया दे दिए अमीर को, बैलेंस्ड। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इक्विटी। 14 जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ लिखा हुआ है, लेकिन बात करता है इक्विटी का, क्योंकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने बोलता है। ठीक है, लेकिन इसमें डोमिसाइल की बात नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं वायलेट ये कर रहा है। 15 प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये डोमिसाइल को अपोज करता है कि नहीं? मेरा जन्म झारखंड में हुआ तो ये प्लेस ऑफ बर्थ ही ना है जिसमें हमको डोमिसाइल मिल रहा है, तो आर्टिकल 15 को अपोज किया। ठीक है, आर्टिकल 19 राइट टू मूवमेंट एंड सेटल डाउन इन एनी ऑफ द टेरिटरी ऑफ
इंडिया, ठीक है। हम झारखंड के हैं, कर्नाटका में अगर डोमिसाइल हो गया तो हम तो कर्नाटका मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो मेरा आर्टिकल 19 भी वायलेट हो रहा है। समझ में आया? आर्टिकल 16 सपोर्ट कर रहा है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है। आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं ना, तो बोलना चाहिए ना, इतना अच्छा से नहीं पढ़े हैं तो समझ में आया? दूसरा क्या कौन सा ना कि इसमें टैलेंट ड्रेन हो सकता है, टैलेंट ड्रेन, इन्वेस्टमेंट ड्रेन वगैरह हो सकता है। रीजनल एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट, किसी रीजन का कल्चरल अपलिफ्टमेंट हो गया, मोर जॉब हो गया लोकल को। लेकिन कौन से में क्या हो गया? टैलेंट ड्रेन, हम केवल कर्नाटक के ही लोग को उठा रहे हैं, तो क्या हुआ? कर्नाटक का ही टैलेंट आएगा, बाहर का तो आ नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्या लाया गया है? 50%, 50% लाया गया है मैनेजेरियल पोस्ट, ऊपर वाला जो पोस्ट होता है, ठीक ना, और 75% ओवरऑल, ठीक है। समझ में आया? ओवरऑल का मतलब है कि जो नीचे काम करते हैं, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड वगैरह में 75% का उसको दिया जाए रिजर्वेशन, और 50% मैनेजरियल पोस्ट, बड़े पोस्ट, ए बी, ग्रुप ए ग्रुप बी, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, लिख लीजिएगा, ये खत्म होता है। आते हैं इसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन पे लिखिए, कुछ कुछ जल्दी लिखिए। सेवेंटीन्थ लोकसभा, अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है? 16th, वाह, 17th लोकसभा। इससे पहले वाला 17th था, तब 16th हो गया होगा, नहीं? कितना था वुमेन? अभी कौन सा चल रहा है? कितना है? कम हो गया, वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम हो गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इतनी बड़ी कंट्री है जिसमें 49% से ज्यादा, 49% के लगभग वुमेन है पार्टिसिपेशन, 51% मेन, 49% लगभग वुमेन है, उसमें इतना कम रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, लोकसभा मतलब पार्लियामेंट में इतना कम ये है, ठीक है। स्टेट असेंबली में कितना है? स्टेट असेंबली 9%, ठीक है। और सिविल सर्विस वगैरह में 11%, MSME में पार्टिसिपेशन 20%, बहुत कम है हर चीज में। समझ में आया? ठीक ना। स्टार्टअप में 22%, हर जगह आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए? कुछ कुछ जो भी आप सोच रहे हैं सब सही है, ठीक ना, हर चीज से बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जैसे GII आप जानते हैं, GII, UNDP इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI,
एक इंडेक्स होता है HDI, पूरा ग्लोबल इंडेक्स है ये, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। इसमें अपना इंडिया का रैंकिंग कितना है, इंडिया का कितना है 108 रैंकिंग है, कितने कंट्रीज में 193 कंट्री में। बढ़िया कि खराब है, खराब है, ठीक है। इसका एक इंडेक्स आता है जिसको बोलते हैं GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है ना। इसमें क्या देखा जाता है कि जेंडर के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसमें क्या क्या फैक्टर है, ठीक ना। तो इसमें तीन चीज देखा जाता है, एक हेल्थ, एक इंपावरमेंट और एक लेबर पार्टिसिपेशन। किसका? हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिख लीजिए, ठीक है। इंपावरमेंट में बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन, क्या? पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट, ठीक है ना। बहुत बड़ा एक क्या होता है पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट। अपना पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, बहुत कम है ना। आगे बढ़ते हैं, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 लास्ट ईयर क्या बोलता है? 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर, ठीक है। पार्लियामेंट में इसका पार्ट हुआ। अभी का जो चुनाव हुआ उसमें हुआ ये नहीं, क्यों? क्योंकि जब डिलिमिटेशन पता है ना, डिलिमिटेशन होगा, अभी हुआ नहीं है। कुछ दिन में अगर होता है लोकसभा के लिए फिर से डिलिमिटेशन, नया पार्लियामेंट इसी कारण बनाया कि डिलिमिटेशन होता है तो उतना बैठाने का पार होना चाहिए। डिलिमिटेशन होगा तो कितना परसेंट दे दिया जाएगा? 33%। अभी ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन जो भी सरकार थी जिसने अपना वुमेन कैंडिडेट रखा उनको ये चीज तो करना चाहिए था, कुछ तो इनिशिएट करना चाहिए था। 33% सीट ऐसा कर देना चाहिए था, जो भी अपना टिकट बांट रही है सरकार, 33% कोटा फिक्स कर देना चाहिए था कि इस कंस्टिट्यूएंसी से हम अपना जो पार्टिसिपेंट रखेंगे वो फीमेल ही होगी। क्या ये इंप्लीमेंट हुआ? नहीं। तो आप किस मोटिव पे चल रहे हैं कि ये अगला डिलिमिटेशन का इंतजार कर रहे हैं? कुछ तो इनिशिएट होना चाहिए खुद से, ये नहीं हो पाया, ठीक है। कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म है इसका, लिख लीजिए। दस मिनट और चलेगी ना क्लास, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्लास है ना आपकी। समझ में आया? ये आर्टिकल भेज दिया था आप लोग को, डायग्राम देखें, वीडियो देखें, बस उससे ज्यादा हम भी नहीं पढ़ा पाएंगे। उसमें सारा कुछ बता दिया गया था, है ना, पूरा एनिमेशन से। ओथ सेरेमनी, सुप्रीम कोर्ट, ये तो 6-7 बार चर्चा हो चुका है। बताइए क्या है? सुप्रीम कोर्ट जज ओथ, शेड्यूल 2 और 3 दोनों में 3 क्या बोलते हैं ये? अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पीपीडी किसके में लिखा हुआ? पीपीडी प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब क्या आ गया? क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एक चीज लिख लीजिए, इसमें एक ही चीज लिखिए, राइट अगेंस्ट द एडवर्स impact of climate change, article 21 and 14,
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, राइट अगेंस्ट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, आर्टिकल 21 एंड 14। एडवर्स इंपैक्ट आता है, आपका एक फंडामेंटल राइट है कि एडवर्स इंपैक्ट आता है तो उसके कारण जो भी आपको क्षति हो रही है वो आपका राइट है, आप उसको बचा सकते हैं, रिट पिटिशन डाल सकते हैं कि आपका वायलेशन कौन कौन सा आर्टिकल होगा, सब आर्टिकल तो याद है आप लोग को, सब बोलते हैं कि नहीं आता है। आज तो जितना आर्टिकल पढ़ा है सब याद था, सब तो 21 ही था, सब तो 21 ही था। आर्टिकल 21 बहुत बड़ा है, बहुत वाइड स्कोप है, अगर कुछ समझ में नहीं आए, लाइफ से जुड़ा हुआ है तो आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट बोलता है, बस याद कर लो। फिनांस कमीशन होगा पढ़ाई, पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा किसी दिन टाइम रहेगा हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी होने वाला ना सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, उसमें आएगा फिनांस कमीशन, कल ही आया था ये, कल भी स्किप किए थे, आज भी स्किप कर रहे हैं, आएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो मैसेज कीजिएगा हमको। क्या है ये, असम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल फंक्शन, ठीक है। एनआरसी जानते हैं आप लोग क्या है, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन 1951, एनआरसी जानते हैं? नहीं, एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है जिसमें सारा सिटीजन लोग का नाम लिखा हुआ है, जिसका नाम है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। कब ये रजिस्टर, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है, 1951 में अपडेट किया गया था, तो हमारा तो इसमें नाम है ही नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे पूर्वज का तो होगा, दादाजी परदादाजी किसी का तो नाम होगा, तो उनके वंशज के रूप में हमारा भी ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन जो लोग घुसे 1951 के बाद, बांग्लादेश से घुसे, म्यांमार से आए, जो फॉरेनर यहाँ आए, इलीगल माइग्रेंट, उनका तो नाम नहीं है, इस कारण एनआरसी लाना चाह रही थी सरकार, ये पता चले कि अपने यहाँ कौन कौन रजिस्टर्ड सिटीजन है, ठीक है ना, समझ में आया। असम, असम के बारे में है, बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था, इंडो पाक वार 1971, ठीक है। तो कोई भी स्टेट आज तक इस सेंसस 1951 सेंसस जो हुआ था ना, उसके बाद एनआरसी लाया गया था, एक रजिस्टर, किसी भी स्टेट का अपडेट नहीं हुआ, लेकिन असम का अपडेट हुआ कब, जो भी 25 मार्च 1971 तक इंडिया में थे, सबका नाम रजिस्टर हो गया, मतलब वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, असम एकॉर्ड। ये क्यों जरूरी है, ताकि हमको पता चले कौन हमारे यहां रजिस्टर्ड है, कौन नहीं है, ठीक है। वार हुआ था 1971 में, 1985 में असम एकॉर्ड साइन कर दिया गया, ठीक है। एक और आते हैं, RIIN, रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है कहां का होगा, नागालैंड का।
तो नागालैंड में भी इसको अपडेट करने की कोशिश की गई है ना, और कुछ हद तक अपडेट हुआ। तो कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिनका एनआरसी अपडेशन हुआ? 2। ठीक है, तो अपडेशन हुआ, जिसका नाम इसमें चढ़ा वो क्या हो गए, जिसका नाम इसमें नहीं चढ़ा वो क्या हो गए? फॉरेनर। क्या हो गया? फॉरेनर। समझ में आया? तो किसके लिए ट्रिब्यूनल लाया गया है? जो असम अकॉर्ड में जिनका नाम नहीं चढ़ा वो क्या होगा? फॉरेनर, उनके लिए लाया गया फॉरेनर। जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है वो, दुनिया में कितने देश हैं? एक देश है, बाकी विदेश है। क्या है? एक ही देश है, कौन? इंडिया, बाकी विदेश। फॉरेनर कौन? जो देशी नहीं है, सारे विदेशी। समझ में आया? तो फॉरेनर को प्रोटेक्शन के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया। ट्रिब्यूनल का मतलब जानते हैं? कोर्ट में नहीं जाके आप एक ट्रिब्यूनल में चल जाइए, वो उसका अपना एक कोर्ट होता है जो सिविल कोर्ट की तरह काम करता है ना। तो जो भी केस आएगा एनआरसी को लेके वो कहां जाएगा? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को। इसका स्टैट्यूटरी बैकिंग किसके पास है? किसी भी एक्ट की तरह काम कर रहा होगा ना। फॉरेनर एक्ट 1946 लिख लीजिए। और फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964, ये दोनों के तहत इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दिया गया है। पहला बात, ठीक है। सेकंड, 60 डेज के अंदर केस रिजॉल्व हो जाना चाहिए। 60 डेज के अंदर केस रिजॉल्व हो जाना चाहिए। लिखिए, समझ में आया? तो किस तरह का बॉडी हो गया? ट्राइब्यूनल, जुडिशियरी बॉडी। ठीक है, समझ में आया? जल्दी लिखिए, टाइम बहुत जा रहा है। थक जा रहे क्या आप लोग? ज्यादा देर की नहीं होगी, 1 घंटे की होगी। Over 800 elephant died in Kerala in 8 years. ठीक है, एलिफेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट जैसे ह्यूमन का सेंसस होता है ना, वैसे एलिफेंट का भी सेंसस होता है हर 5 साल में। अपना कितना होता है? अपने कितने साल में? 10 साल में। ठीक है, इनका सेंसस होता है हर 5 साल में सेंसस होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992। क्यों आया? एलिफेंट को बचाने के लिए। ठीक है ना, बहुत हद तक सक्सेस भी रहा, बहुत हद तक सक्सेस नहीं भी रहा। ठीक है ना, एशियन एलिफेंट जो है वो IUCN कैटेगरी में इंडेंजर्ड है। IUCN कैटेगरी में इंडेंजर्ड स्पीसीज। किसी दिन बताएंगे, ठीक ना, IUCN स्टेटस के बारे में बहुत डिटेल बताएंगे। टाइम नहीं, अभी नहीं बता पा रहा। ठीक है, प्रोग्राम लिखिए कुछ कुछ। एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है माइक। क्या प्रोग्राम है? माइक, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। कैसा ये इनिशिएटिव है? इंटरनेशनल इनिशिएटिव। ठीक है ना, किसके लिए है? ठीक है, और कोई एक गजराज सिस्टम बताया था आप लोग को, है ना, उसको भी ऐड कर लीजिए। गजराज सिस्टम किसके लिए है? ठीक है, हटा दे, हटा दे।
हटा दे। एक है प्लान बी, बी मतलब मधुमक्खी। एलिफेंट जो है ना मधुमक्खी के साउंड से बहुत डरती है, वो दूर हटती है उससे। तो प्लान बी अगर लाया जाए, फॉर एग्जाम्पल ये खेत है, ठीक है, ये खेत है, ये खेत में पता चला कि घुस जाती है हाथी, तो हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए कोई घर है, इसके आसपास हम मधुमक्खी पालन करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, मधुमक्खी पालन करने से हमको हनी भी आया है ना, पहला चीज, कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई मीन्स ऑफ इनकम हुआ। दूसरा क्या हुआ, एलिफेंट अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो एक और प्लान लाया गया, प्लान रिहैब। रिहैब का मतलब, ठीक है, तो रिहैब का फुल फॉर्म लिखिए, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बी, रिहैब, आर रिड्यूसिंग, ई एलिफेंट, एच ह्यूमन, ए अटैक, डी बी, ठीक है। तो प्लान बी के तहत क्या लाया गया, प्लान रिहैब, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया, मधुमक्खी पालन को प्रमोट किया गया एज ए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड, इसका बेनिफिट हो गया कि हाथी जहां उपद्रव मचाता था वो उपद्रव मचाना कम हो गया। समझ में आया। एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कुछ कुछ एलिफेंट कॉरिडोर मतलब एलिफेंट जिस रास्ते से गुजरता है ना जंगल से, लगभग उसी रास्ते से गुजरता है, वो अपना मार्ग चेंज नहीं करता है। इस कारण आप जब भी जंगल वाले एरिया में जाते होंगे तो देखते होंगे कि ये हाथी विचरण स्थान है, तो वही एरिया से आता है। तो जिस एरिया से आता है और वहां एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाए, बेनिफिट होगा। सरकार कर रही है, नहाई इस पे काम कर रही है, हाईवे जहां बन रहा है वहां एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। प्लान बी सबसे पहले कहां आया था, गुवाहाटी, ठीक है ना। और कुछ खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।